हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो हमने स्टार्ट किया था डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। उसमें हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में जिक्र किया था। देन हमने स्टार्ट किया था बक्कोफेरेंजियल कैविटी, जिसमें बक्कल कैविटी हमने पढ़ लिया था। पैलेट के बारे में देखा था, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट पे क्या थे, पैलेंटाइन रुगे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट पैलेट पे क्या था, यूवुला प्रेजेंट होता है। देन फ्लोर के ऊपर क्या थी, टंग प्रेजेंट थी। टंग के ऊपर पेपिलेज होते हैं। पेपिले कंटेन टेस्ट बर्ड्स। बहुत सारे पेपिले टेस्ट बर्ड कंटेन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो टेस्ट बर्ड कंटेन नहीं करते, लाइक फिलीफॉर्म पेपिले हमने डिस्कस किया था, जो कि कार्निवोरस एनिमल्स में बहुत वेल डेवलप्ड होते हैं। देन टीथ के बारे में बात की थी कि टीथ की स्टडी को हम ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। टीथ का डेंटल फॉर्मूला हमने देखा था, अपर हाफ और लोअर हाफ की जो है उसमें 2123/2123, ठीक है। 32 परमानेंट टीथ होते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है, किसी में 28 भी हो सकते हैं। लास्ट मोलर्स या थर्ड मोलर्स को हम विजडम टूथ भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स को आप थ्रोट भी बोलते हो। और आपको अच्छे से मालूम है कि फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये कॉमन पैसेज होता है जहाँ से फूड भी आएगा और एयर भी आती है। सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। इट इज़ ए पार्ट वेयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंटरसेक्ट ईच अदर। डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक। उसके बाद 3 पार्ट होते हैं बेसिकली फेरिंग्स के, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स आप बोलेंगे इट इज़ लाइंड विद सूडोस्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम, ठीक है। ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये बात पूछ सकते हैं। फिर इट ऑल्सो एक्सचेंजेस स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर विद ऑडिटरी ट्यूब्स। ऑडिटरी ट्यूब्स को हम बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब्स। यूस्टेचियन ट्यूब्स ये आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो हमारा ईयर है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर जो पिना दिख रहा है आपको, देन मिडल ईयर, और उसके बाद होता है इनर ईयर। इनर ईयर, ठीक है। तो अंदर एक टिम्पैनिक कैविटी होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है जो फ्रीली वाइब्रेट करती रहती है। तो उसको क्या चाहिए कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर जो है वो इक्वल होना चाहिए। कई बार बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है। मान लो आपने अगर कभी प्लेन में सफ़र भी किया हो तो वहाँ बहुत हाइट के ऊपर जब जाते हैं तो बहुत पेन होना स्टार्ट हो जाता है ईयर्स में, ठीक है। तो उस टाइम क्या करेंगे, अगर हम च्युइंगम अगर चुबा लेते हैं तो उससे क्या होगा कि एक वो फ्रीली वाइब्रेट करेगी और हमें ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ये है नेजोफेरिंग्स, ठीक है। देन हम बात करते हैं ओरोफेरिंग्स की। ये कहाँ पे होता है, लाइज पोस्टीरियर टू ओरल कैविटी। ओरल कैविटी को हम बक्कल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। देन इट हैज़ बोथ रेस्पिरेटरी एज वेल एज डाइजेस्टिव फंक्शंस। इसमें रेस्पिरेटरी फंक्शन भी है और डाइजेस्टिव फंक्शंस भी है। क्लियर हुई बात। देन लेरिंगोफेरिंग्स, इट इज़ पोस्टीरियर पार्ट एंड बिगिंस एट द लेवल ऑफ हाइड बोन। हाइड बोन आपको पता है, टंग बोन जिसको बोलते हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसके बारे में। देन लेरिंगोफेरिंग्स है, इसकी 2 ओपनिंग होती हैं। एक को बोलते हैं ग्लोटिस, वो होती है ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होती है आपको पता है, विंड पाइप जिसको बोलते हैं, ठीक है। एंड गुलेट, इट इज़ ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस क्या होती है, फूड पाइप। तो लेरिंगोफेरिंग्स के अंदर दोनों ओपनिंग होगी, ग्लोटिस भी और गुलेट भी। मतलब इसके भी दोनों डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी फंक्शंस होते हैं। सो 3 पार्ट का जिक्र किया हमने। एक बार डायग्रामेट्रिकल रफली डायग्राम सा बनाए हम, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। समझने के लिए ऐसा बना लेते हैं इसको। ये पैसेज है एयर के लिए, एयर यहाँ से आ रही है मान लो, ठीक है। और या फिर इसको फूड मान लें और एयर यहाँ से आ रही है, तो ये होगा लेरिंगोफेरिंग्स। या फिर अगर सीक्वेंसली देखें, नेजोफेरिंग्स, देन ओरोफेरिंग्स एंड ये है लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स के अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं, कौन कौन सी, ग्लोटिस और गुलेट, ठीक है। एक रेस्पिरेटरी पैसेज के लिए जाएगी और एक जो डाइजेस्टिव पैसेज है वहाँ पे जाएगी। क्लियर हुई बात यहाँ तक आपको। अब हम बात करते हैं इसोफेगस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप।
सो अब बात करते हैं ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस आप जानते हो हम फूड पाइप को कहते हैं, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि विच एनिमल हैज़ द लॉन्गेस्ट ईसोफेगस। सो आपको पता होगा द आंसर इज जिराफ। जो ऑस्ट्रिच है उसकी भी ईसोफेगस काफ़ी लंबी होती है, इवन बर्ड्स की ईसोफेगस लंबी होती है, ठीक है। सो हम देखते हैं ईसोफेगस एंड ट्रेकिया ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। फेरिंग्स में दोनों ओपन होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देन एक कार्टिलेजिनस फ्लैप, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक स्ट्रक्चर होती है एपिग्लोटिस, एक कार्टिलेज से बना हुआ एक ढक्कन टाइप होता है जो ग्लोटिस को कवर कर लेता है। ग्लोटिस क्या है? ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया या विंड पाइप। विंड पाइप की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। तो कार्टिलेज फ्लैप होगा एपिग्लोटिस, जो क्या प्रिवेंट करेगा? एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस। विंड पाइप में ये फूड को नहीं जाने देता है, ठीक है, एपिग्लोटिस। काफ़ी बार इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये नीट एग्जाम में। फिर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईसोफेगस से रिलेटेड कि ईसोफेगस डज नॉट सीक्रेट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। ईसोफेगस कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करता। इसका फंक्शन सिर्फ इतना ही है कि जो फूड हमने माउथ में डाला था वो स्टमक तक ले आए। हालांकि ईसोफेगस की वॉल में कुछ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मोमेंट्स होती रहती हैं जो फूड को नीचे लाने में हेल्प करती हैं, उनको बोलते हैं हम पेरिस्टालसिस। या फिर पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स क्या होती हैं? द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मोमेंट्स इन द वॉल ऑफ ईसोफेगस विच पुल द फूड डाउनवर्ड्स टू द स्टमक। जो स्टमक तक फूड लेके आती हैं उनको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। इज इट क्लियर? देन ये हो गया। फिर जो ईसोफेगस है उसके बेसिकली 3 रीजन्स होते हैं। ये बहुत डिटेल की बात कर रहे हैं हम, एनसीईआरटी में आपकी इतना नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अपर रीजन ऑफ ईसोफेगस वहाँ पे होती हैं स्मूथ मसल्स, वहाँ पे होती हैं स्केलेटल मसल्स। और स्केलेटल मसल्स आप जानते हो कि वॉलंटरी होती हैं या इनवॉलंटरी होती हैं। अगर मान लो हमारे हैंड में स्केलेटल मसल है तो मैं अपनी इच्छा से ही तो अपना हाथ घुमा रहा हूँ ना, तो ये मसल जो है ये वॉलंटरी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। अपर रीजन ऑफ ईसोफेगस स्केलेटल मसल्स होती हैं विच आर वॉलंटरी। देन मिडल रीजन में होंगी स्केलेटल एज वेल एज स्मूथ मसल्स, एंड लोअर रीजन ऑफ ईसोफेगस हैज स्मूथ मसल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अपर रीजन में स्केलेटल मसल्स होती हैं विच आर वॉलंटरी एंड लोअर रीजन कंटेन्स स्मूथ मसल्स, एंड स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी इन नेचर। क्लियर हुई बात यहाँ तक आपको? अब जो ईसोफेगस है, मान लो ये ईसोफेगस था एंड इट लीड्स टू जे शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। सो इसके जो अपर रीजन है यहाँ पे एक होता है अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर और नीचे होता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अब 2 स्फिंक्टर होते हैं बेसिकली, अपर ईसोफेजियल एंड लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इसको हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, और ये है अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इसको हम एक और नाम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, या फिर इसको ही हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। तो क्या क्या पॉइंट बताए मैंने? जो ईसोफेगस है इसके ऊपर की साइड होता है अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, नीचे की साइड होता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो है ये कि इसका कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं इसको हम, और गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं। तो ऊपर वाला क्या करेगा? जो फूड है उसको लेके फेरिंग्स से ईसोफेगस में लेके आएगा, ठीक है। और जो लोअर ईसोफेगियल है इसका क्या काम होता है? जो फूड ईसोफेगस है इसको यहाँ से स्टमक में लेके जाएगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक आपको? अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू ईसोफेगस, ठीक है, यही हमने देखा यहाँ पे। देन लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर जिसको हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल भी बोलते हैं और कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, ये क्या करेगा? इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम ईसोफेगस टू स्टमक। इज इट क्लियर? अब इससे रिलेटेड
इस जो कार्डियक स्फिंक्टर है इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ। दो वर्ड होते हैं, एक होता है हार्ट बर्न। कई बार आपने भी नोटिस किया होगा कि जो कार्डियक स्फिंक्टर है, जो ये नीचे वाला स्फिंक्टर है, ये प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता। अगर क्लोज नहीं होगा तो जो फूड हमने खाया है, स्टमक की एसिडिक, आपको पता है कि वहाँ पे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसकी वजह से स्टमक की कंटेंट जो है एसिडिक है, तो वो जो एसिडिक कंटेंट है ये ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। सो हमें ऐसे लगता है कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, एक बर्निंग सेंसेशन आती है। क्या लिखा है? हार्ट बर्न इफ़ द कार्डियक स्फिंक्टर इज नॉट क्लोजिंग प्रॉपरली। ये स्फिंक्टर जो है ये क्लोज होना चाहिए। अगर क्लोज नहीं होगा तो जो एसिडिक कंटेंट्स है वो ऊपर की साइड थोड़ा सा मूव करेंगे, उससे हमें लगेगा कि भाई एक बर्निंग सेंसेशन हो रही है हमारे अंदर, जिसको GERD भी बोलते हैं। दैट इज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। इसोफेगस को आप OE से भी स्टार्ट कर सकते हो और इसोफेगस सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसोफेगस। दोनों स्पेलिंग ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सो पहला टर्म ये है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर या हार्ट बर्न। अगर ये वाला स्फिंक्टर है ये अच्छे से क्लोज ना हो पाए, ठीक है। दूसरा डिसऑर्डर हम बोलते हैं एचेलेसिया कार्डिया। नाम से ही पता चल रहा है एचेलेसिया मतलब चल नहीं सकता। तो यहाँ पे जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो यहाँ पे क्या था? नॉट क्लोजिंग, यहाँ पे ओपन नहीं होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एचेलेसिया कार्डिया, ठीक है। तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है एक बार फिर से बता देता हूँ। एक लॉन्ग ट्यूब होती है, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम इसोफेगस में प्रेजेंट नहीं होता है। देन इसोफेगस की वॉल में कुछ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मोमेंट्स चलती रहती हैं, जिनको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स। अपर रीजन में स्केलेटल मसल्स होंगी जो कि वॉलंटरी होती हैं। मिडल में कैसी होंगी? स्केलेटल एंड स्मूथ मसल। और जो लोअर रीजन है वहाँ पे कैसी होंगी? स्मूथ मसल्स होती हैं। आपको पता है स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी नेचर। दो स्फिंक्टर होते हैं बेसिकली, एक अपर एक लोअर। अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या करता है? फूड फेरिंग्स से इसोफेगस में लेके आएगा। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या करता है? फूड इसोफेगस से स्टमक तक लेके जाएगा। क्लियर है? देन हमने बात की थी कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को हम कार्डियक स्फिंक्टर या फिर गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं। यहाँ से रिलेटेड दो बातें हमने पढ़ी हैं, GERD दैट इज गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। हार्ट बर्न भी जिसको बोलते हैं, बर्निंग सेंसेशन आती है अगर ये क्लोज ना हुआ तो, और अगर ओपन ना हुआ तो एचेलेसिया कार्डिया। क्लियर है बात यहाँ तक? सो अब बात करते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक आप जानते हो कि एक J शेप्ड बैग होता है, एक स्टोरेज चैम्बर होता है जिसमें फूड जो है वो स्टोर होता है। अब स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता। आप ये ध्यान रखना, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स इन स्टमक। देन हम आगे ये भी देखेंगे कि स्टमक कई बार स्टमक का रिमूवल भी करना पड़ जाता है। स्टमक के जो रिमूवल है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रेक्टोमी, वो भी देखेंगे कि ऐसा क्यों करना पड़ता है। इसके अलावा स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारी सेल सीक्रेट करते हैं। HCl भी होता है यहाँ पे, पेप्सिन भी होता है, ठीक है। म्यूकस भी होती है जो HCl के एक्शन से इसको प्रोटेक्ट करती है। वो सारी बातें हम देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू NCERT स्टमक जो है उसके 3 पोर्शन बताते हैं कि लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ अब्डोमिनल कैविटी एंड हैज़ 3 मेजर पार्ट्स। कौन कौन से? कार्डियक पोर्शन, फंडस या फंडिक एक ही बात है, एंड पाइलोरिक पोर्शन। ये देखिए, ये है कार्डियक पोर्शन जहाँ पे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन होता है। मान लो यहाँ पे है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, तो जहाँ ओपन होता है उसको बोलते हैं कार्डियक पोर्शन, ठीक है। एक बात और इंटरेस्टिंग आपको बता दूँ कि जो इन्फेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। उस वजह से कई बार वो वोमिट आउट कर देते हैं, ठीक है। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर एक पोर्शन अकॉर्डिंग टू NCERT हुआ कार्डियक। देन फंडस, यहाँ पे गैस होती है, जो पेट के अंदर गैस होती है वो फंडस रीजन में होती है। एंड देन थर्ड वन इज पाइलोरिक, जहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इन दोनों साइड में पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट है। देन हम ये बोलेंगे लेकिन कई की जो स्टैंडर्ड मेडिकल की बुक्स हैं उनमें बोलते हैं कि 4 पोर्शन होते हैं स्टमक के। कौन कौन से? फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक एंड एक होता है कॉर्पस या फिर बॉडी, ठीक है। अब स्टमक की हम हिस्टोलॉजी देखते हैं कि अलग अलग वॉल्स होती हैं बेसिकली, जैसे सिरोसा, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस। उन सभी के बारे में हम देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक।
सो अब हम देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक। उससे पहले वर्ड आया है गैस्ट्रिक रोगे। तो ये कुछ फॉल्ट्स होती हैं स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर। इससे पहले आप रोगे के बारे में जान चुके हो, हमने कहाँ पढ़ा था, पैलेट में, पैलेंटाइन रोगे जहाँ पे प्रेजेंट थे। तो गैस्ट्रिक रोगे जो हैं वो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ फॉल्ट्स होती हैं बेसिकली। सो हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक के बारे में। तो स्टमक में बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलेरिस। मस्कुलेरिस नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे मसल्स होंगी, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी होती हैं, सर्कुलर मसल्स भी होती हैं और ओब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ओब्लिक मसल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्टमक, ठीक है। और एक है सिरोसा। सो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं घुमा फिरा के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि इफ़ ए सर्जन वांट्स टू डू ए सर्जरी, अगर किसी को सर्जरी करनी है स्टमक की तो सबसे पहले कौन सी लेयर को काटेंगे। सो हम क्या आंसर देंगे उसका, सिरोसा। क्यों? क्योंकि सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इनर मोस्ट कौन सी होगी, इनर मोस्ट इज म्यूकोसा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी सीक्वेंस भी डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक फ्रॉम आउटर टू इनर या फिर इनर टू आउटर। तो अगर आउटर टू इनर आए तो सबसे पहले आएगा सिरोसा जो कि आउटर मोस्ट है, देन मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। और अगर इनर टू आउटर की बात करें तो ये सीक्वेंस होगी। मस्कुलेरिस में हमें पता है कि लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होंगी, सर्कुलर मसल्स होंगी और ओब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। क्लियर है बात यहाँ तक आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखना। देन स्टमक के अंदर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो बेसिकली 3 टाइप की सेल्स सिक्रेट करते हैं। कौन कौन सी? म्यूकस नेक सेल्स जो आगे चल के म्यूकस बनाएंगी। देन चीफ सेल्स जिसका दूसरा नाम होता है जाइमोजन सेल्स, जाइमोजन सेल्स और पेप्टिक सेल्स। ये क्या करती हैं? दे सिक्रेट पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड इन्फेंट्स में, बच्चों में गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रेट करती हैं। पेप्सिनोजन जो है आगे हम पढ़ेंगे कि पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक प्रो एंजाइम है जो कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, किसकी हेल्प से? HCl। और एक बार अगर पेप्सिन बन गया तो पेप्सिन जो है एक ऑटोकैटालिटिक रोल परफॉर्म करता है, तो ये जितने पेप्सिनोजन है उसको फिर पेप्सिन में कन्वर्ट करता रहेगा। फिर प्रोरेनिन भी ऐसे ही होता है, बच्चों में ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट होता है क्योंकि वो मिल्क के ऊपर डिपेंड रहते हैं छोटे बच्चे जो हैं। देन गैस्ट्रिक लाइपेज। ये क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और पैराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स ये क्या सिक्रेट करती हैं? HCl भी सिक्रेट करती हैं। और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है विच इज़ नीडेड फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार नीट में पूछा जा चुका है। पैराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स प्रोड्यूस क्या करते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये होगा। देन HCl प्रोड्यूस करते हैं एंड एक ग्लाइकोप्रोटीन नोन एज कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज नीडेड फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 विच इज ऑल्सो नोन एज साइनोकोबालामिन। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो आपको पता ही होगा कि पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। और पर्नीशियस का मतलब होता है जो क्लोज टू डेथ, मतलब डेथ कोज कर देता है ये एनीमिया अगर हो गया तो। देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में बता रखा है कि 3 पोर्शन के हिसाब से, जैसे 3 पोर्शन हैं स्टमक में उसके हिसाब से इसको हमने कैटेगराइज कर दिया है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक ग्लैंड्स। तो पाइलोरिक ग्लैंड्स जो है वो G सेल्स प्रोड्यूस करते हैं विच सिक्रेट हार्मोन गैस्ट्रिन। क्लियर है बात यहाँ तक आपको? आपको ये ध्यान रखना है कि 4 वॉल कौन कौन सी होती हैं हिस्टोलॉजी में। म्यूकोसा जो है वो इनर मोस्ट होती है एंड सिरोसा इज द आउटर मोस्ट। सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और ओब्लिक मसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। देन म्यूकस सेल्स होती हैं। म्यूकस क्या है? एक थिक कवरिंग होती है जो HCl के अटैक से, मतलब HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है तो उसका जो एक्शन है उससे कौन बचाता है? हमें म्यूकस बचाता है, ठीक है। चीफ सेल्स होती हैं जिसका दूसरा नाम जाइमोजन सेल्स या फिर पेप्टिक सेल्स विच प्रोड्यूस पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। देन पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? HCl प्रोड्यूस करती हैं। और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। क्लियर है बात यहाँ तक आपको? अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ए स्टमक। स्टमक क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? पहला तो है आपको पता है स्टोरेज चैम्बर होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। देन प्रोटीन डाइजेशन
स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, लेकिन कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी और पैंक्रियाज के भी एंजाइम्स एक्ट करेंगे, तब प्रोटीन डाइजेशन कंप्लीट होता है। एक चीज़ और बता दूँ आपको इंटरेस्टिंग, कि प्रोटीन डाइजेशन हो, चाहे फैट डाइजेशन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हो, ये सारे कंप्लीट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? अब कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है माउथ से। सो क्या माउथ में ही रहता है या फिर इसोफेगस में जाता है वो डाइजेशन? तो हम ये बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन है माउथ से स्टार्ट होकर के कंटिन्यूज थ्रो इसोफेगस, स्टमक एंड एंड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये चीज़ आप ध्यान रखना। देन सिक्रीशन ऑफ HCl, HCl का सिक्रीशन भी करवाता है। आपने अभी देखा कि ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं जो HCl प्रोड्यूस करती हैं। देन सिक्रीशन ऑफ कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, अभी आपने देखा था कि ये क्या करता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, जिसको साइनोकोबाल्मिन भी हम बोलते हैं। देन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन स्टमक, अगर फैट स्टमक के अंदर प्रेजेंट हैं देन इट विल डिलेज द अब्जॉर्प्शन ऑफ एल्कोहल। सो आपने कई बार देखा होगा कि अल्कोहल जब जो भी लोग लेते हैं तो वो साथ साथ में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ लेते हैं, जैसे चिप्स हो गए या फिर भुजिया वगैरह भी जो भी हो गए, ठीक है। देन स्टमक का रिमूवल क्यों करना पड़ जाता है? पहले बात तो स्टमक के रिमूवल के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं हम, गैस्ट्रेक्टोमी। और वो क्यों करते हैं हम? अगर स्टमक की वॉल में अल्सर्स हो गए, और वो अल्सर्स किस वजह से हो सकते हैं? या तो HCl जो है वो बढ़ जाए, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्सर्स होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे। देन एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं H. पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये क्या करता है? ये यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस करता है विच विल एक्ट ऑन यूरिया, और उसको कन्वर्ट करता है अमोनिया में, और ये अमोनिया ही है जो डैमेज कर देती है स्टमक को। इज इट क्लियर? तो गैस्ट्रेक्टोमी अगर किसी का कर दिया गया, अगर किसी का स्टमक रिमूव कर दिया जाए, देन उसको परनीशियस एनीमिया हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? तो हम ये बोलेंगे कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर स्टमक रिमूवल हो गया देन सिक्रीशन ऑफ कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर भी नहीं हो पाएगा, जो क्या कर रहा था? अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अगर उसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया तो परनीशियस एनीमिया हो जाएगा और डेथ हो जाएगी। सो हमने यहाँ तक स्टमक के बारे में डिस्कस किया है। सो आज की क्लास में एक आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है फेरिंग्स के बारे में। कॉमन पैसेज जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। फिर उसकी हमने अलग अलग स्फिंक्टर्स की बात की थी, ठीक है। देन हमने स्टमक के बारे में पढ़ा था कि जे शेप्ड बैग होता है जो कि स्टोरेज ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें अलग अलग सेल्स होती हैं, म्यूकस सेल्स, पैराइटल सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, इस टाइप से, ठीक है। उन सभी के फंक्शन हमने देख लिए। देन आप एक चीज़ ध्यान रखना कि फंक्शंस ऑफ स्टमक जो है उससे पहले प्रोटीन डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन और फैट का डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है? माउथ में स्टार्ट होता है। कई बार नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और प्रोटीन डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? स्टमक में स्टार्ट होता है। क्लियर है? कुछ एंजाइम्स होते हैं लाइक प्रोटीज, जो कि प्रोटीएजेज, पेप्टोन्स, इनमें इन स्मॉलर यूनिट्स में प्रोटीन्स को तोड़ देते हैं, ठीक है। देन HCl की सिक्रीशन और ये सब इसके स्टमक के फंक्शंस हैं। देन हमने बात की गैस्ट्रेक्टोमी की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है। सो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। थैंक यू।